देखिए आदरणीय श्रोतागण, आयुर्वेद के संदर्भ में विलक्षण, दुर्लभ, अत्यंत उपयोगी जानकारी आपके साथ साझा करते रहते हैं। तो इसी कड़ी में एक और अत्यंत दुर्लभ जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। जो ये महीना चल रहा है, जैसे आषाढ़ और आगे आने वाला श्रावण महीना है, तो इन 2 महीनों को आयुर्वेद के ऋषि शरीर के जो दोष हैं उनके अनुसार प्रावृत ऋतु में इनकी गणना करते हैं। इन 2 मासों की, आषाढ़ की और श्रावण की। और जो प्रावृत ऋतु है तो उसमें जो वात दोष होता है तो उसका प्रकोप माना जाता है, और वात के ही सबसे ज़्यादा रोग होते हैं और वात ही रोगों का कारण बनता है। चिकित्सा का सिद्धांत वात को जीतने से पित्त और कफ शांत हो जाते हैं, क्योंकि उनको पंगु माना गया, वात ही उनको चलाता है। तो विशेष ध्यान वात के रोगियों को इन 2 महीनों में देना चाहिए और वात को जीतने का प्रयास करना चाहिए। और क्यों वात प्रकोपित होता है? क्योंकि स्पष्ट कहा है ऋषियों ने कि जो पश्चिमी हवा है वह बादलों को लाती है और वो आकाश बादलों से आच्छादित हो जाता है, गर्जना होती है, बिजली कड़कती है, और बारिश जब होती है तो जो पृथ्वी है तो उससे भाप फिर वाष्प निकलती है, और जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। शरीर के साथ भी फिर यही होता है और वात वहाँ प्रकोपित होता है। तो इस समय जैसे विशेष ध्यान रखना चाहिए कि तेल की मालिश अवश्य करें। जो नित्य प्रति जैसे सरसों के तेल की मालिश स्नान से पहले करते हैं तो फिर वह वात प्रकोपित नहीं होती। और इस ऋतु में दिन में बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। दिन में सोने से वायु निश्चित तौर पे बढ़ेगी, साथ ही वो स्पष्ट आया है कि धूप का सेवन भी नहीं करना चाहिए और नदी में भी स्नान इस ऋतु में नहीं करना चाहिए। तो इन उनका जैसे विहार है ऐसे उनका ध्यान रखें। साथ ही आहार में जैसे वायु लघु है, रुक्ष है, शीत है, तीक्ष्ण है, तो ऐसे जो गुण रस वाले आहार द्रव्य हैं उनका सेवन नहीं करना चाहिए। और मधुर, अम्ल, लवण, इनसे वात शांत रहता है, तो ऐसे उनका द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। और जिसकी जठराग्नि वो होती है, तीव्र होती है, दीप्त होती है, तो उसके फिर रोग शांत हो जाते हैं और वायु रोग भी उसको नहीं रहता। तो जठराग्नि को दीप्त करने के लिए जैसे प्याज है, और प्याज को अच्छी तरह से सेंध और नमक में धो के और फिर उस पे सेंध और नमक और काली मिर्च थोड़ा अनुकूल रहती है, तो उसको सेवन करने से इस ऋतु में वो जठराग्नि बड़ी दीप्त रहती है। साथ ही जैसे पुराने गेहूं हैं, पुराने जौ हैं, तो इनका प्रयोग अन्न के रूप में करना चाहिए। और सत्तू का सेवन भी इस ऋतु में नहीं करना चाहिए। जैसे ग्रीष्म ऋतु में सत्तू का सेवन किया था तो इस ऋतु में वह नहीं उसका प्रयोग करना चाहिए। और मधु का, शहद का प्रयोग प्रशस्त माना गया है, बड़ा अच्छा रहता है शहद का वो प्रयोग करना इस ऋतु में। साथ में घृत है, दुग्ध है, वो तो नित्य सेवनीय है और वायु को नष्ट करने वाला है घृत भी, और दुग्ध उनका सेवन करना चाहिए। पुराने साठी चावल हैं जैसे उनका प्रयोग कर सकते हैं। और अनार जो होता है, मधुर मीठा अनार होता है, वो बड़ा उत्तम होता है वात के रोगियों के लिए। और यदि वात रोग से आप पीड़ित हैं
गठिया आदि से या अन्य कोई वात रोग से पीड़ित है तो किसी सुवैद्य की उसमें चिकित्सा में जो बस्ती प्रयोग होता है आयुर्वेद में, अनेमा एक प्रकार की वो है विधि है जो आधुनिक में अनेमा जिसको कहते हैं, तो उसका प्रयोग, बस्ती का प्रयोग आयुर्वेद के कोई प्रशिक्षित वो है चिकित्सक, उनसे आप करा सकते हैं। वो वायु को जीतने में सबसे बढ़िया उपाय है। लेकिन फिर कहते हैं जिसको इसका अनुभव है उसी से इसका सेवन कराना चाहिए। और वायु रोगों की इस ऋतु में कदापि वो उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। साथ ही जो स्वस्थ हैं वो वायु के रोग उनको ना हो तो प्रचलन में भी अपने ग्राम देहात में देखने में आता था कि पूड़े उतारना और उनको आम का जो अचार होता है उसके साथ खाना, यानी वो सने का भी वहाँ योग हो गया घृत का, और साथ में मधुर भी उसमें आ गया। जो भी उसमें खांड गुड़ आदि जो भी डाल के उसको बनाते, मधुर का भी वहाँ योग हो गया और अम्ल का भी वहाँ आम के रूप में उसका प्रयोग हो गया। तो व्यवहार में भी ये देखने को मिलता है कि ऐसे उनका द्रव्यों का इस ऋतु में प्रयोग करते थे। तो इस तरह ऋतु का वो लेना चाहिए आनंद। और आगे इस अगली वीडियो में और ऋतु संबंधी एक विशेष दुर्लभ जानकारी आपके साथ और साझा करेंगे। तो आशा है जैसे वात रोग को कैसे वो जीता जाए और इस ऋतु में प्रावृत जो ऋतु है ये 2 मास है, इनमें कैसे सावधानी स्वास्थ्य संबंधी बरती जाए, तो इस विषय में संक्षेप में विचार आपके साथ साझा किए। आशा यह जानकारी आपको उपयोगी लगेगी और लोकहित में आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा साझा करेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद, शुभकामनाएं।